Hello friends, welcome to my channel Advocate Club. So friends, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 डिस्कस किया था. Now we are on chapter 4. Chapter 4 section 76 to 106 define general exceptions. और जनरल एक्सेप्शंस क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है फ्रेंड्स. एंड जनरल एक्सेप्शन 76 से 106 इट्स वेरी बिग टर्म्स और सो काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 या 4 सेक्शंस में उसको शॉर्ट करके डिफाइन किया है. हर दो प्रीवियस सेशन में हमने 2 सेक्शन लिए फ्रेंड्स जो कनेक्टेड थे विथ ईच अदर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के सब्जेक्ट से, सेक्शन 76 एंड 79. और अब टुडे हम लोग लेते हैं फ्रेंड्स उसका पार्ट 2, सेक्शन 72 एंड सेक्शन 78 जो है जुडिशियल एक्ट. जुडिशियल एक्ट 76 एंड 78 डिफाइन करता है. सेक्शन 76 कहता है एक्ट ऑफ जजेस एंड सेक्शन 78 डिफाइन करता है एक्ट डन इन परसुएंस टू एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट. कोर्ट के ऑर्डर से कोई काम किया जाता है तो वो जनरल एक्सेप्शन में आएगा. आज हम लोग ये देखते हैं फ्रेंड्स अपने इस लेक्चर में. तो लेट्स स्टार्ट. थोड़ा रिवीजन के लिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा 76 से 106 का जो भी हमारा पूरा जाएगा जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर, तब तक हम लोग पिछला भूल के अगला न करने बैठ जाए, इसलिए ना एक सिर्फ रिवाइज के तौर पे मैं आप लोगों को जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे 2 सेक्शन जो थे एक्सक्यूजेबल एक्ट में से मिस्टेक ऑफ फैक्ट 76 एंड 79 वो शॉर्ट में बताती हूँ, फिर हम अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं. 76 क्या था फ्रेंड्स, इसके एसेंशियल एलिमेंट हम लोग देख लेते हैं खाली और फिर कंटिन्यू करते हैं. एसेंशियल एलिमेंट क्या है सेक्शन 76 के फ्रेंड? एक्ट डन अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट. क्या होना चाहिए? फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट मिस्टेक अंडर फैक्ट होना चाहिए, नॉट अंडर मिस्टेक ऑफ लॉ होना चाहिए. और उसका सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट था गुड फेथ. तो गुड फेथ में होना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं. और लास्ट वन था बिलीव करना चाहिए पर्सन ने हिमसेल्फ की वो जो कर रहा है वो बाउंड बाय लॉ है. सेक्शन 76 ने इतना बताया था हमको, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताया था. और नेक्स्ट वन था सेक्शन 79, क्योंकि वो कनेक्टेड था एक दूसरे से इसलिए हमने इसको डिस्कस किया था. तो सेक्शन 79 क्या कहता है फ्रेंड, उसके एसेंशियल एलिमेंट सिर्फ हम लोग देखते हैं फिर आगे चलते हैं. एक्ट मस्ट बी डन अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट. यहाँ पर भी एक्ट कैसे होना चाहिए? मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए. एंड सेकंड वन क्या था सर फ्रेंड, यहाँ पर भी गुड फेथ होना चाहिए इसमें. और वो सेक्शन में सेक्शन 76 एंड 79 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये जस्टिफाइड लॉ है और वो एक्सक्यूजेबल बाय लॉ है. तो एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ. गुड फेथ जनरल एक्सेप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड. और गुड फेथ हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन पीनल कोड फ्रेंड्स. वहां पर गुड फेथ की डेफिनेशन दी हुई है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी. एंड लास्ट में जस्टिफाइड बाय लॉ. एक्ट मस्ट बी डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए जो भी एक्ट वो डन कर रहा है. सो Section 77 Act of Judge when acting judiciary. What's the essential elements of section 77? First one is there must be act of judge on his acting judicially position, and most important is in good faith. We all seen what's the good faith. I'm not repeating this good faith definition under section 52 of Indian Penal Code. You can see friends. Section 77 and 78 of the Indian Penal Code give protection to judges friend and to those who carry out their orders against criminal process, just as the judicial officer. Protection Act exempt judicial officer from civil liability. What's the important friend scope of the essential element? Why this act of judges when acting judiciary is exempted or giving a general exceptions to judges is defined under section 77 friends. Pro Section 77 extend special immunity to judges against criminal prosecution.
with respect to act done by him judicially in discharge of his official duty. Thus, the judges taking benefit of this section or essential element or this general exception. The act must have been done by judge in discharge of his official duty. Done must be within jurisdiction. There is a second important point, friends, and must be performing good faith. All these essential elements of section 77, friends. And also a case law, Meghraj versus Zakir Hussain, the Allahabad High Court, saying that no person acting judicially is liable for an act done or ordered to be done in the discharge of his official duty within the limits of his jurisdiction. In such a case, the question whether he acted in good faith does not arise. If a magistrate assume on an erroneous reading of the law that he had the jurisdiction to decide a particular case, he is not criminally liable for exceeding his jurisdiction, though he had no authority to conduct the case. But the privilege does not extend to act when a judge knowingly exceeds his authority or does something contrary of law. For instance, if a judge assault or abuse a man for takes bribe, he is as much liable as an ordinary man would be for his act. Why this section giving exception to judge's friend? Because he do anything, any work without fear of justice. Because if he done something and if he do this act in wrongful manner or something wrong way, so he is always fear in his mind ki whatever I am done, its consequences faces by the IP code. So if he is mentioned or attained under this general exception, then he will be given the rational judgments or those judgment whichever at that instant of the matter he thinks the fit of the position of the case laws or cases. So it's important for the exception to judges to giving a truth or nice judgment, given a nicety to judges. That the scope of the section 77, friend. And second one, friend, power must be conferred upon him by law. Judges who are deciding the matters or giving the judgments is upon him conferred by law. The power conferred by him upon him by law is most important. And the protection given to the judges, friends. What kind of protection given in civil and criminal matter, friends? In the Judicial Officer Protection Act 1850 gives a civil cases, under a civil cases, protection given to judges, and under IP section 77, protection given to judges in criminal cases. Criminal process and what is says protection, how is mentioned in IP code section 77 define protection to or exception for judges. Section 77 and 78 of the penal code give protection to judges and to those who carry out their orders against criminal process, friends, against criminal process. Then section 77, just as a Judicial Officer Protection Act 1950 exempt judicial officer from civil liability. Judicial Officer Protection Act exempt, what exempted, friend? Judicial officer from civil liability. And 77 exempted judicial officer from criminal liability. The role of judges and those engaged in performing judicial functions in such that special protection as regard their official act and conduct are absolutely necessary for the sake of fearlessness and independent of administration of justice. क्यों दिया गया फ्रेंड इसमें प्रोटेक्शन? फर्स्टली तो सेक्शन 77 ने क्या बताया कि उसको जो एक्ट दिया हुआ है, डिस्चार्ज वो जो कर रहा है, उसकी ऑफिशियल ड्यूटी होनी चाहिए, उसकी जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए और गुड फेथ से करना चाहिए जज ने जो भी कर रहा है तो वो,
लेकिन अगर इस सेक्शन में उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता, किसी भी जजेस को अगर अंडर दिस सेक्शन में प्रोटेक्शन हम लोग नहीं देते, तो क्या होता कि उनके माइंड में वो डर होता कि वो जो जजमेंट दे रहे हैं या जो भी वो ऑर्डर कर रहे हैं इसकी वजह से कुछ नुकसान होगा तो कैसा होगा, क्या हमको पनिश्ड होगा क्या, ये उनके माइंड में अगर फियर होता तो वो उस तरह से जजमेंट नहीं दे पाते कि जिस तरह से आज फियरलेसली वो दे सकते हैं। इसी वजह से ये सेक्शन क्या बोलता है फ्रेंड कि प्रोटेक्शन देता है इन शॉर्ट जजेस को, कि वो जो भी करेंगे वो इसके अंडर सिविल में जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो लाइबल नहीं होंगे और क्रिमिनल में आईपीसी बताता है कि सेक्शन 77 के अंदर वो लाइबल नहीं होंगे। ये बोथ सेक्शन डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स, सेक्शन 77 एंड 78 जजेस के प्रोटेक्शन इन शॉर्ट। बट क्या होता है फ्रेंड, जजेस को प्रोटेक्शन तो दिया गया है लेकिन उसको पता नहीं है, उसका वो जुरिस्डिक्शन नहीं है और तब वो कुछ जजमेंट देता है, तब क्या पता जाएगा कि इट्स ओके आपने पता नहीं था, नॉलेज में नहीं था, ड्यू केयर एंड कॉशन था, गुड फेथ था, तभी उसमें अगर वो कुछ जजमेंट देता है तो वैलिड है। बट ऐसा भी हो सकता है कि इसका वो लोग भी कुछ गलत एडवांटेज ले, इसके कारण इसमें ना थोड़ा सा नाइसिटी भी दी हुई है इस सेक्शन में कि अगर उसके जजमेंट्स है फ्रेंड्स बहुत सारे, तो इलाहाबाद के कोर्ट में की जजमेंट में यही बताया गया था कि अगर जज को पता है वो नोइंगली ही इज नोइंगली एक्सीड हिज अथॉरिटी, देन अगर उसको पता है फिर भी वो एक्सीड कर रहा है उसकी अथॉरिटी, देन वो लाइबल होगा, या फिर वो ब्राइब लेता है तब भी वो लाइबल होगा, तब वो इस जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं ले सकता है फ्रेंड। यही बताता है हमारा सेक्शन 77। चलिए हम फ्रेंड नेक्स्ट अपना सेक्शन देखते हैं जो है सेक्शन 78, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जो भी एक्ट जजमेंट करने के बाद करना पड़ता है, एग्जीक्यूट किया जाता है जो भी ऑर्डर कोर्ट्स के, तो उसको भी इसमें एग्जाम किया हुआ है फ्रेंड। बिकॉज अगर जो जल्लाद होता है कोर्ट में जो फांसी लगाने वाला होता है, अगर उसने फांसी लगाया किसी बंदर को तो एक तरह से तो वो मर्डर कर रहा है, बट वो 302 में नहीं आता है। क्यों वो मर्डर के डेफिनेशन में नहीं आता है? क्योंकि उसको इसके अंदर उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। कोई भी एक्ट जो पुलिस भी आ सकती है इसमें, कि पुलिस कोई ऑर्डर देती है वारंट का, आप किसी को वारंट में उठा लाते हो, तो अगर ये नहीं बोल सकते कि जनरल पब्लिक ये नहीं बोल सकती है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है मेरा। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के इस सेक्शन के अंदर उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है फ्रेंड, एग्जाम किया हुआ है उनको, एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर वो कुछ करते हैं एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट, जजमेंट है कोर्ट का, कोई ऑर्डर है कोर्ट का, इसके अंदर वो कुछ काम कर रहे हैं जो भी लॉ ऑफिसर्स है, तो वो जनरल एक्सेप्शन में आएगा और वो उसके लिए लायबल नहीं होंगे। यही बताता है सेक्शन 78 फ्रेंड। इसके एसेंशियल एलिमेंट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। एक्ट इज डन इन फर्दरेंस ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। फर्स्टली नेक्स्ट वन है जजमेंट और ऑर्डर इज इन फोर्स। फोर्स क्या होना चाहिए जजमेंट एंड ऑर्डर। थर्ड वन, इवन इफ कोर्ट हैड नो jurisdiction, person doing the act believes in good faith that such a jurisdiction exist। अगर नहीं भी है jurisdiction लेकिन जो इम्प्लीमेंट कर रहा है जो प्रोसीजर आगे के pursuant done to this act, उसको बिलीव होना चाहिए कि गुड फेथ होना चाहिए उसके माइंड में। गुड फेथ तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर जगह पे फ्रेंड्स। तो अगर ये मेंस में आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो सेक्शन 52 याद से लिखिए, मैं हर बार रिपीट कर रही हूँ इस वर्ड को। देन आता है कि उसको ये पता गुड फेथ में वो बिलीव करता है कि ये उसके जुरिस्डिक्शन में आता है इसलिए वो उसने किया हो, देन वो एक्सेप्शन में आ जाता है, जनरल एक्सेप्शन में, और वो लाइबल नहीं होता है फ्रेंड। तो सेक्शन 78 क्या बोलता है फ्रेंड, नथिंग इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ डन वायलेट्स सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्स। फोर्स में है अब तक ऐसा लगता है उसको, इज एन ऑफेंस notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass a judgment or order, provides the person doing that act in good faith believes that the court had such jurisdiction। वो बिलीव करता है कि उस कोर्ट को वो jurisdiction था, इसलिए वो जो भी ऑर्डर दे रहा है उसको परसुएस करता है। So section 77 pursuant to the order of the court। Firstly, section 77 is correlated to section 77, correlated, section 77 and 77 and 78 correlated to each other। It grants immunity to ministerial officer acting in pursuance of the judgment or direction issue under the authority of or orders of court। Under this section, an officer is exempted from criminal prosecution provided the act is done in good faith। गुड फेथ होना इंपॉर्टेंट है। बिलीव इन द लीगैलिटी ऑफ द ऑर्डर,
और वो बिलीव करता है कि ये लीगल ऑर्डर है और उसके तहत वो कोई काम करता है. So, if the conditions are satisfied, an officer will not be liable for prosecution even if the court issuing the order had not jurisdiction or the order happened to be erroneous. For instance, if the magistrate was his authority under Section 5 of Gambling Act. For example, we are seeing the Section 5 of Gambling Act 1867, friends, to issue a search warrant on credible information only to enter and search suspect gambling house. Issue a search warrant by the court with no such information. The police officer is the police executing it in pursuance of such an order is protected under this act. If court issuing the search warrant, at that time the police officer not if exceeding it in pursuance of such order protected by this general exception, friend, under this section. Police officer is protected in spite of the fact that the warrant was defective in law and consequently illegal. At that time, defect consequences. But if he thinks that the court have jurisdiction to pass such order and he pursues to that any legal officer, any legal fraternity, then it is not an offense under this section. Another example, if we are seeing, friends, a jailer is also in jail. Whatever he done is also protected under this section. Jailer charged with the duty of carrying out the sentence of wiping wide abolition of Wiping Act 1955, friends, executes a sentence upon anyone under the direction of magistrate, but he is not liable for executing an illegal order because it's a court's order and he is believed that in good faith the court given this order or judgment is binding on him or legal. The act of the jailer, being an act done in pursuance of the order of the court, is protected under this section 78 of the Indian Penal Code, friend. So friends, to both we are seeing just now two more sections which are discussed, which are justifiable act and judicial acts. Both are the section. So protected the judges and done pursuance any act under the order of court also protected. This section except the persons who do anything in his legal capacity. That's it, friend. Today we are stopping on this after the two sections. Yesterday or otherwise in my next video I will discuss another main important topics of this general exception. We are continue. Thank you. Thanks for watching. If you like, please subscribe my channel and do share and comments whatever you have query about this session. If you have any question regarding this video or regarding this subject, you can ask me. I will try to answer you. Again, thanks for watching my video. Bye bye, friends.